हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर दिख रहा है 2 पार्ट में, लेकिन चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का नाम पढ़ेंगे चैप्टर का वर्क, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एनर्जी को, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पावर को। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्क, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे एनर्जी, और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे इसकी पावर। बहुत सिंपल सा है चैप्टर, सबसे सिंपल है पूरी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक मेरे पास आएगा उसको हम बोलेंगे वर्क क्या होता, व्हाट इज वर्क। तो वर्क से अगर मैं शुरुआत करूं तो आपको सिंपल सा टास्क याद रखना है कि ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है जिसका मास m है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं यहां से धक्का लगाऊं, क्या लगाऊं, इसके ऊपर धक्का लगाऊं यानी कि फोर्स अप्लाई करूं, तो ये ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा, सरक जाएगा। मैं जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मास तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा, बस ये यहां से आता शिफ्ट हो गया। और शिफ्टिंग कितना है इसके अंदर, s इज द शिफ्टिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और मैंने फोर्स कितना लगाया, F फोर्स यहां पर लगाया। मैंने बोला सिंपल सा कि मैं F फोर्स लगाता हूं और ऑब्जेक्ट S शिफ्ट हो जाता है। इस शिफ्टिंग को मैं नाम देता हूं डिस्प्लेसमेंट। इस शिफ्टिंग को मैं नाम देता हूं डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। इसको हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन पे आता हूं वर्क की। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया जाए, जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो इस सिचुएशन में बोलता हूं कि इस फोर्स ने कुछ वर्क किया है। मैं क्या बोलता हूं, जब भी कभी मैं बोलूंगा आपसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं और फोर्स के लगाने पर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, वर्क किया है। इस फोर्स ने क्या किया है, वर्क किया है। तो देखिएगा वर्क सिंपल सा होता भाई, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स हमने लगाया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन्ड, कितना डिस्प्लेसमेंट मिला है। तो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वर्क डन। प्रोडक्ट ऑफ force applied and displacement obtained is called work done. Simple definition, the product of force applied and displacement obtained is called work done, is called work done. तो वर्क डन क्या होगा, the product of force applied and displacement obtained is called work done. ठीक है, तो W ये आ गया मेरे पास, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेकंड बात आती है कि जो वर्क हमने यहाँ पे किया है, इस वर्क को मेरे को नापना भी होता है। तो भाई इस वर्क की कुछ ऐसा यूनिट होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि इस वर्क की SI यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट यहां चलेगा। और जूल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं J से। जूल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लेटर J से, है सिंपल। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और, इसकी एक और यूनिट होती है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या रहेगी बेटा, फंडामेंटल यूनिट। अब कोई मेरे से बोले कि भाई वर्क की फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ वर्क डन। तो देखिएगा मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था W इक्वल टू F इंटू S, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला W इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानते हो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर।
तो न्यूटन मीटर को मैं इसकी फंडामेंटल यूनिट बोल सकता हूं, या फिर थोड़ा और बेसिक लेवल पे जाएं तो न्यूटन क्या होता है, फादर इक्वल टू क्या था, माँ, फादर इक्वल टू माँ। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम की होती है किलोग्राम और एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन बराबर किसके होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ न्यूटन की जगह पर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है मीटर। ठीक है, अब मीटर और मीटर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई फंडामेंटल यूनिट ऑफ वर्क डन। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब ये फंडामेंटल हो गई, एक ऐसा यूनिट हो गई। अब बात करते हैं कि वन मोर टाइप ऑफ यूनिट वर्क की होती है जिससे बोलते हैं हम सीजीएस यूनिट। क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। जरा देखिएगा सीजीएस का मतलब क्या होता है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी मतलब होता है ग्राम, और एस मतलब होता है सेकंड। तो सीजीएस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी सीजीएस के अंदर जो यूनिट होती है वर्क डन की, वो क्या होती है बेटा, अर्ग। क्या होती है, अर्ग। वैसे तो हम इसको एनर्जी के लिए यूज करेंगे डायरेक्टली, लेकिन अभी मैं जूल के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं तो हम अर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूं तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁷ अर्ग। चलो, अभी मैंने वर्क का फॉर्मूला निकाल लिया। क्या निकाल लिया, वर्क का फॉर्मूला। अब वर्क के ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने अभी क्या किया था भाई, कि ये मेरे पास में एक सरफेस थी, और इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसका मास था m। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से देखना है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में मास बॉडी जिसका मास m है। अभी तक मैं फोर्स लगा रहा था कुछ ऐसे, इस तरीके से फोर्स लगा रहा था, इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगा रहा था। लेकिन अगर मैं फोर्स को थोड़ा सा चेंज करूं, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, बात क्लियर है? तो जब मैं किसी चीज पे ऐसे फोर्स लगाता हूं तब वर्क कैसे निकाला जाए। अभी 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें केवल और केवल कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला, सीधा सीधा फोर्स, सीधा सीधा फोर्स। लेकिन हम आगे के लिए भी तैयार हो रहे हैं, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि अगर फोर्स किसी एंगल पर लगे तो क्या होगा। ठीक है, किसी एंगल पर लगे तो क्या होगा। तो देखो भाई, ये है एंगल, ये है एंगल। मैं मैथमेटिक्स में पढ़ के आया हूं, एंगल को मैं ऐसे ही बनाता हूं। अब मैं बता रहा हूं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग अ सिंबल जिसका नाम होता है थीटा। क्या नाम होता है, थीटा। ये रहा, क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा। क्या पढ़ेंगे, थीटा। ठीक है, ओके। अब एक और चीज, कि जब मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूं किसी चीज पर, मैं ऐसे टिल्टेड एक एंगल पर फोर्स लगाता हूं, तो फोर्स के दो फैक्टर होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखना, लाइक मेरे पास में ये एक डस्टर है। अब इस डस्टर पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये फोर्स इसको आगे ले जाने का काम करता है, ये फोर्स इसको आगे ले जाने का काम करता है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ऐसे टिल्टेड, ठीक है, तो ये जो फोर्स आ रहा है, इस फोर्स के दो अलग अलग वेरिएंट होंगे। पहला वेरिएंट क्या होगा, एक वेरिएंट जो इसको आगे की तरफ धक्का दे रहा होगा, एक वेरिएंट जो इसको आगे की तरफ धक्का दे रहा होगा, दूसरा वेरिएंट वो होगा जो इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। ऐसे लगाएंगे तो ये आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी दबेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है, ये वाला दिस वन फोर्स, तो इस फोर्स के दो वेरिएंट होंगे। एक वेरिएंट जो इसको आगे की तरफ धक्का देगा और एक वेरिएंट जो इसको नीचे की तरफ
दबा रहा होगा। तो इस बात को जरा समझिएगा, ये लग रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसका एक वेरिएंट ये होगा, ये ब्लैक वाला, ये वाला वेरिएंट क्या करेगा, इसको आगे की तरफ धक्का देगा, और एक वेरिएंट ये होगा जो इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, नीचे की तरफ धक्का देगा। तो इस वाले फोर्स के दो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, एक वेरिएंट ये रहा, एक वेरिएंट ये रहा, एक वेरिएंट ये रहा, एक वेरिएंट ये रहा। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? तो मैंने कहा ये जो फोर्स है उसके दो वेरिएंट होंगे, एक वेरिएंट ये होगा और एक वेरिएंट ये होगा। कितने वेरिएंट होगा? दो, ठीक है। फर्स्ट वेरिएंट ये और सेकंड वेरिएंट ये, जो ऊपर से लगा, और यहां से तो ये फोर्स लग ही रहा था, क्या ठीक? तो अब इस फोर्स के मैंने दो वेरिएंट ले लिए, तो ये फोर्स तो खत्म, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि इसके वजह से जो जो इफेक्ट है वो मैंने दोनों यहां पर ले लिए। अब इनकी वैल्यू क्या होती है? टोटल फोर्स में लगा रहा था F, तो यहां पर जो वेरिएंट लगेगा उस वेरिएंट को मैं बोलूंगा F cos थीटा। क्या बोल रहा है मैंने? F cos थीटा, और यहां पर आएगा F sin थीटा। जहां एंगल बना है वहां पे क्या लिखता हूं मैं? cos थीटा, और दूसरे क्या लिखता हूं मैं? sin थीटा। जहां एंगल बना है वहां क्या लिखूंगा? cos थीटा, और दूसरे क्या लिखूंगा? sin थीटा। देखो cos थीटा और sin थीटा, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आप 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 और 9 के अंदर। फोर्स के जो मैंने एंगल पर फोर्स लगाया उसके दो वेरिएंट थे, पहला वेरिएंट जो आगे ले जा रहा है, दूसरा वेरिएंट जो नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्क डन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, शिफ्ट होकर के यहां आ गया, कितना? S, ये इसके अंदर शिफ्टिंग हो गई, यहां से यहां तक आ गए शिफ्ट होकर के S। इतनी बात ओके है? अब जरा बात को समझिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया होगा तो इसको यहां से यहां ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? F cos थीटा। इसको आगे ले जाने वाला फोर्स कौन है? F cos थीटा। F sin थीटा तो उल्टा इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है ना, आगे की तरफ लेके जाने वाला कौन है? F cos थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स क्या है बच्चे? F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन। मैंने डेफिनेशन से ही काम किया। डेफिनेशन क्या बोलती थी? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन इज कॉल्ड वर्क डन। द प्रोडक्ट ऑफ force applied and displacement obtained is called work done. So W is equal to F S cos theta। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला। ये कैसा फॉर्मूला हो गया? जनरल फॉर्मूला, जिससे मैं कोई से भी एंगल पर लगने वाले फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल सकता हूँ। किसी भी एंगल पर लगने वाले फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल सकता, बड़े ही आराम से। अब बात करेंगे भाई cos थीटा की वैल्यूज याद करने के। मेरे पास में दो मेथड है, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरे को डिफरेंट एंगल पर cos थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरे को कौन कौन सी वैल्यूज पता होनी चाहिए cos थीटा और एट एन एंगल थीटा। कौन कौन से एंगल्स के लिए मेरे को याद करनी है? एक मेरे को याद करना है 0 डिग्री के लिए, एक मेरे को याद करना होता है 30 डिग्री के लिए, एक मेरे को याद करना होता है 45 डिग्री के लिए, एक मेरे को याद करना होता है 60 डिग्री के लिए, एक मेरे को याद करना होता है 90 डिग्री के लिए, और एक मेरे को याद करना होता है 180 डिग्री। तो ऐसे मेरे को कुछ वैल्यूज याद करनी होती है, ठीक है, इन एंगल्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिए cos 180 की वैल्यू -1 होती है, बस ये आप याद रखेंगे। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, आप याद रखें। बाकी की जो वैल्यूज है 5 वैल्यूज, इनको याद करने के लिए मेरे पास में दो मेथड है। पहले मैं बताऊंगा पहला मेथड जो फालतू का है, ठीक है। दूसरा मेथड है वो और ज्यादा फालतू का है। पहले अपन समझते हैं एक एक करके दोनों मेथड को। पहले मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास में ये होता है लेफ्ट हैंड। क्या होता है ये? लेफ्ट हैंड। 5 उंगलियां होती है लेफ्ट हैंड में। कितनी उंगली होती है? 5, ठीक है। तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तीनों एंगल मैंने पांचों एंगल मान लिए यहाँ पर। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ओके, लेफ्ट हैंड में मैंने सारे एंगल से बना लिए।
गेटिंग? अब बात आती है, अब उंगली के पैटर्न को देखेंगे, उस पैटर्न से मैं इसकी वैल्यू को याद करूंगा, ठीक है? इसके पैटर्न्स की वैल्यू को याद करूंगा। पहली उंगली 0 डिग्री के लिए है, ये उंगली सबसे मोटी होती है, ये सबसे मोटी होती है, तो 0 डिग्री पर जो वैल्यू होती है सबसे बड़ी होती है, कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। ये वाली उंगली 90 डिग्री की है, सबसे छोटी सबसे पतली होती है, इसकी वैल्यू सबसे छोटी यानी 0 होती है। 1 0 हो गया, 1 0 हो गया, सिंपल, ठीक है? तो 0 डिग्री पर 1 हो गया, 90 डिग्री पर 0, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये जो 45 वाली है, दिस वन 45 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। इसकी 1/√2। 45 पे भी याद हो गया, ठीक है? अब बात आती है दिस वन 60 वाली, दिस वन 60 वाली, दिस वन 60 वाली। अब ये जो उंगली होती है, ये हम बचपन से जानते हैं, ये उंगली कौन सी है? रिंग फिंगर होती है, एंगेजमेंट होती है ना, रिंग फिंगर होती है। तो रिंग फिंगर में हम अंगूठी पहनाते हैं, अंगूठी पहनने के बाद इंसान कैसा हो जाता है? हाफ हाफ हो जाता है। हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं? आधे आधे पार्ट हो जाते हैं एक दूसरे की लाइफ के, तो बंदा क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है आफ्टर एंगेजमेंट। तो ये 60 वाला क्या हो जाएगा आंसर? हाफ। हाफ बोले तो 1/2, हाफ बोले तो 1/2, ये आ गया। इसके बाद बची वाली उंगली 30 डिग्री वाली, ये उंगली होती है उंगली वाली उंगली, ये काम खराब करती है। तो काम खराब करने वाली वैल्यू भी बहुत बेकार सी होती है, ये कितनी होती है? √3/2, √3/2। ये एक तरीका है जिससे हम याद करते हैं वैल्यूज को। तो ये 5 उंगलियां, सबसे मोटी उंगली 1 वैल्यू, सबसे पतली उंगली 0 वैल्यू, 1/√2, आधी आधी हाफ यानी 1/2, और उंगली वाली उंगली √3/2। ऐसे मैं याद कर सकता हूँ। ये कितना हो गया? 1 हो गया। ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? 1/√2। ये कितना हो गया? हाफ। ये कितना हो गया? √3/2। अब चलते हैं दूसरे तरीके के पास। दूसरा तरीका मेरा फेवरेट है। तो देखो दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि मेरा फेवरेट तरीका है। हमने गाना सुना हुआ है, गाना है मिस्टर हनी सिंह का, गाना है 4 बोतल वोडका, है ना? हाँ, तो भाई हनी सिंह मार्केट गया, शॉप से 4 बोतल लेकर आया वोडका की। कितनी? 4 बोतल लेकर आया वोडका। 4 बोतल लाके फ्रिज में रख दी। 4 लाके कहाँ रख दी? फ्रिज में रख दी। कहाँ रख दी? फ्रिज में रख दी, ठीक है? ओके, अब उसने क्या किया? 4 में से 1 बोतल निकाली, पी गया, ठीक है? मैंने क्या बोला? 4 बोतल लाया था, 4 की 4 फ्रिज में रखी है। 4 बोतल लाया, 4 की 4 फ्रिज में रखी है। अब 1 पी गया, कितनी रह गई फ्रिज में? 3 रह गई। फिर 1 और पी गया, कितनी रह गई? फिर 1 और पी गया, कितनी रह गई? फिर 1 और पी गया, कितनी रह गई? अरे सारी चारों के चारों पी गया, नशे चढ़ गए। अरे नशे चढ़ेंगे तो चीजें दो दो दिखेंगी ना, चीजें दो दो दिखेंगी। जब चीजें डबल डबल दिखेंगी, मेरे को उसको सिंगल सिंगल करना है। डबल चीज को सिंगल करने का तरीका होता है अंडर रूट। क्या होता है? अब देखने लगा भाई को सीधा सीधा 1 1 देखने लगा, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4 4 कैंसिल, अंडर रूट 1, आंसर कितना आ गया? 1। 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2, 2 1 या 2 2 to the 4, 1/√2, 1 का 1, 2 का 2, 0 का रूट 0। ये रही सारी की सारी वैल्यूज, आगे सारी की सारी वैल्यूज। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस की वैल्यू को पता करने के लिए।